वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का संविधान सभा की आज की क्लास में इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का आशीर्वाद देते रहिए ताकि हम लोग आपके सामने लाइव क्लास को भी प्रेजेंट कर पाए, जिससे हम लोगों की क्लासेस और ज्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। खैर, अब तक के हम लोगों के जो वायदे हुए हिस्ट्री को लेकर और पॉलिटी को लेकर, वो क्लासेस आपको डेली बेसिस पर मिल रही हैं। आज हम लोग पॉलिटी के जिस टॉपिक पर, जैसे एक अध्याय पर, जैसे एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में, वो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो संविधान सभा का जो टॉपिक है, इसका जो पहला सवाल है वो आपके स्क्रीन पर आने वाला है, जो कि ये रहा। When did the first meeting of the Constituent Assembly take place? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 या 15 दिसंबर 1946? तो इस सवाल का सब जवाब आपको जल्दी से सोच लीजिए, और सोच लिया होगा आप लोगों ने, आपके दिमाग में आंसर भी आ गया होगा। और अब मैं आपको आंसर बताता हूं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई है। इस बैठक के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि जो कि प्रोटेम स्पीकर कहे जाते हैं, वो हुआ करते थे सच्चिदानंद सिन्हा। मैं आपके लिए नाम लिख देता हूं, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पूरा सम्मान के साथ लिख दिया जाए तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इस 9 दिसंबर वाले दिन अस्थायी अध्यक्ष, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, उस पद पर आए हुए हैं। याद रखिएगा इस नाम को। और सिन्हा साहब का जो ये अस्थायी अध्यक्ष का जो कार्यभार सौंपा गया था, वो उनके वरिष्ठता के आधार पर लिया गया था। और ये जो प्रक्रिया है फ्रांस के संसद से ली गई थी, यानी कि जो आपके अस्थायी अध्यक्ष का प्रावधान जो आज भी हमारे लोकसभा और संसद में चलता है, वो फ्रांस से लिया गया है। ठीक, तो 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा साहब का चयन किया गया अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर, और उस मीटिंग में फिर ओथ पढ़ा गया, यानी कि शपथ वगैरह पढ़ा गया। और इसके बाद 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया संविधान सभा का पहला अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष, और इसी आधार पर वो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी चुने गए। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का प्रस्ताव यानी कि प्रियम्बल रखा गया, जिसके आधार पर अब आने वाले समय में संविधान को बनाया जाएगा, जिसके दायरों में, जिसके शब्दावलियों को, जिसमें पंथ निरपेक्ष यानी कई सारी बातें, लोकतंत्र, अखंडता, ढेर सारी जो बातें आती हैं वो उन्हीं के अंदर रखी जाएंगी, जिसमें फिर संविधान को तैयार किया गया। तो ये हम लोगों का पहला सवाल था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो 2 नंबर का सवाल है, और सवाल अब आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। Who was the Protem Speaker of Constituent Assembly? यानी कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसे टेक्निकल वर्ड में प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, और सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग अस्थायी अध्यक्ष भी कहते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मानवेंद्र नाथ रॉय या जवाहरलाल नेहरू। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे पहली बैठक को लेकर, तो मैंने आपसे बताया था कि जो अस्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके आंसर हो जाएगा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर है। अभी मैंने आपको बताया था वरिष्ठता और वरीयता के आधार पर उनको यह पद दिया गया था। 11 तारीख को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। मानवेंद्र नाथ रॉय, ये भी एक नाम है, एमएन रॉय, बड़े कम्युनिस्ट लीडर हुआ करते थे। 1934 में सबसे पहली बार एक तरीके से जो ऑफिशियल डिमांड है कि संविधान सभा
होना चाहिए वो एम.एन. रॉय साहब के द्वारा ही रखा गया था और उन्हीं की मांग को समर्थन करते हुए 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग को उठाया गया था। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की प्रस्तावना उद्देशिका को प्रस्तुत करेंगे 13 दिसंबर वाले दिन। अगले सवाल पर चलते हैं जो कि 3 नंबर का सवाल है। हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मानवेंद्र नाथ रॉय या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए सवाल, अब देखिए सवाल बहुत सीधा सीधा पूछा गया कि सर्वप्रथम विचार किसने दिया था। तो देखिए संविधान सभा का सर्वप्रथम जो विचार आया था, मैंने अभी आपको बताया, आंसर भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो था हम लोगों का सी ऑप्शन, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 1934 के साल में मानवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा इस मांग को, इस विचार को प्रस्तुत किया गया। आगे चलकर 1935 में कांग्रेस के द्वारा भी इस समर्थन किया गया इस विचार का। तो मानवेंद्र नाथ रॉय जिन्हें हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एम.एन. रॉय के नाम पर भी जानते हैं, तो उनके द्वारा सबसे पहली बार इस बात को, इस विचार को रखा गया। और आने वाले समय में जब कैबिनेट मिशन आएगा तो फिर संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो कि 4 नंबर का सवाल है। सवाल है, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. रॉय या जवाहरलाल नेहरू? ठीक, तो देखिए पूछ रहा है संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो है हम लोगों के बी.एन. रॉय, यानी जो हम लोगों का सी ऑप्शन है ना, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। बी.एन. रॉय साहब संवैधानिक सलाहकार है। सच्चिदानंद सिन्हा साहब के बारे में भी हम लोग ने चर्चा किया था, वो प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष हैं। राजेंद्र प्रसाद जी साहब 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिए जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू जिनके बारे में हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 13 तारीख को उनके द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत किया जाएगा, यानी प्रस्तावना का प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। अगले सवाल पर जो 5 नंबर का है वो है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन बनाए गए थे वो थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, यानी जो हम लोगों का ए ऑप्शन है ना, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये वही प्रारूप समिति है जिसके 8 सदस्य हैं इंक्लूडिंग अंबेडकर। तो इन सब लोगों ने संविधान सभा यानी संविधान को बनाने पे बहुत मेहनत किया हुआ है। और डॉक्टर अंबेडकर ने तो सबसे ज्यादा मेहनत किया था, ढेर सारे देशों के संविधान को पढ़ना, अच्छी अच्छी चीजों को उसमें से ग्रैप्स करना, उनमें से क्या चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी। और भारत, चूंकि भारत एक वर्सेटाइल कंट्री है, विविधताओं से भरा हुआ है, तो भारत पर जब उनको लागू किया जाएगा तो किन किन चीजों को कैसे कैसे लागू करना है, क्या क्या चीजें उसमें सुधार की जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी मेहनत की गई है संविधान पर वो डॉक्टर अंबेडकर ने ही की है। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। चूंकि संविधान यानी कि एक प्रकार का लॉ, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब को आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। मनु इसलिए क्योंकि प्राचीन काल में जो एक नाम मनु आता है, उनकी किताब जो मनु स्मृति है वो भी एक लॉ कोड है, हिंदू लॉ कोड कहा जाता है उसे। उसी तरह से इसको भी इस संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजेंद्र प्रसाद साहब की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद साहब जो नियम संचालन समिति है उसे देख रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब जो है उनको भी ढेर सारी जिम्मेदारियां दी गई है। अगले सवाल की ओर चलते हैं जो 6 नंबर का है। सवाल है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर was elected in the constituent assembly, यानी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को संविधान सभा में
जो निर्वाचित हुए थे वो कहां से हुए थे। ठीक है, इंग्लिश वाले में आप देखेंगे थोड़ा सा वो जगह आगे पीछे हो गई है, लेकिन हिंदी वाली भाषा में सवाल बिल्कुल सीधा पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहां से निर्वाचित हुए थे। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली या कुर्ग। अब इसका आंसर हम लोगों को देना है, ढूंढना है, और आसान है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके लिए, और इसीलिए मैंने सवाल में कुछ जो ऑप्शन दिए गए ना उसमें कुछ परिवर्तन करके आपको थोड़ा सा पता नहीं कि आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर सके, इसलिए कुछ परिवर्तन किया है। और जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मेरा विश्वास है आप पर, वो ये कि आपने सही आंसर ढूंढ लिया होगा, कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा, और वो जो निर्वाचित हुए थे डॉक्टर अंबेडकर साहब वो हुए थे ईस्ट बंगाल से, यानी कि पूर्वी बंगाल से। ठीक है, आगे चलकर चूंकि 1947 में जब भारत का आजाद हो जाएगा तो डॉक्टर अंबेडकर साहब जो पूर्वी बंगाल से चुने गए थे ये इस संविधान सभा के लिए, तो वो पूर्वी पाकिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए फिर वो दोबारा अपना निर्वाचन जो होगा उनका वो बॉम्बे के पूना वाली सीट से होगा। लेकिन अगर पूना का ऑप्शन नहीं है, बॉम्बे का ऑप्शन नहीं है, तो पहले निर्वाचन की बात जो किया गया वो पूर्वी बंगाल से है। पश्चिमी बंगाल भी मैंने इसलिए डाला ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सके, आप कंफ्यूजन से बाहर निकल आए, क्योंकि अधिकांश किताबों में सिर्फ बंगाल लिखा हुआ है ना, कि बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, लेकिन बंगाल का विभाजन हो चुका था 1905 वाले साल में, तो कौन से बंगाल से, तो पूर्वी वाले बंगाल से। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो हम लोगों का 7 नंबर का सवाल है What was the total number of members of Constituent Assembly? यानी संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 389, 489, 189, 250। ठीक, अब देखिए ये बहुत आसान सवाल और अक्सर पूछा भी जाता है। तो जो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या है वो संख्या है 389, यही आपका आंसर भी है। ठीक है ना, 389 लोग थे, अलग अलग तरह से विभाजन हुआ है, 292 रियासतों से थे निर्वाचित थे, 92 लोग जो निर्वाचित वो रियासतों से थे, 4 जो ब्रिटिश प्रोविंसेस आते हैं उनसे हुआ करते थे, जो कमिश्नरीज एरिया जो आते हैं उनसे आया करते थे। टोटल नंबर की बात कर रहा है तो टोटल नंबर 389 का है। ठीक है, इस सवाल का आंसर याद रखिएगा। चलिए भाई अगले सवाल की ओर चलते हैं, जो कि 8 नंबर का सवाल है। सवाल है What was the basic of constitution of Constituent Assembly in India? भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, यानी कि किस कानून के तहत आपका संविधान सभा को गठन किया गया था। क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946, अगस्त ऑफर 1940, साइमन कमीशन 1927। ये अलग अलग आयोग हैं जो भारत में आए हैं। इनमें से किस आयोग के आधार पर संविधान सभा को बनाया गया, उसको गठित किया गया? तो देखिए हम लोग इससे पहले वाली क्लास में भी इस पर थोड़ी चर्चा कर चुके थे, फिर से बता देते हैं। तो संविधान सभा के गठन का जो आधार बनाया गया था वो आधार था हम लोगों का कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, कैबिनेट मिशन में जो टोटल सदस्य आते हैं उनकी संख्या 3 है। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि वो सदस्य कौन कौन से थे। मैं नाम फिर से दोहरा देता हूं, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफोल्ड क्रिप्स। ठीक है, तो संविधान सभा के गठन का आधार कैबिनेट मिशन बना था। क्रिप्स मिशन जो आया था ये आपका आया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जो अंग्रेजों को एक समर्थन चाहिए था, तो उसके उद्देश्य से क्रिप्स मिशन आया था, जिसके अध्यक्ष स्टेफोल्ड क्रिप्स हुआ करते थे। 23 मार्च 1942 को आया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया था। अगस्त ऑफर जो कि 8 अगस्त 1940 को आया था, जिसे प्रस्तुत किया था भारत में लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा। तो अगस्त ऑफर में भी द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनमानस का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे राजनीतिक दलों के माध्यम से। साइमन कमीशन 1927 में आया था। ये वही साइमन कमीशन है जिस पर विरोध के स्वरूप लाठियां चलाई गई थी।
और जिस लाठी के चार्ज की वजह से लाला साहब बुरी तरह घायल भी हो गए थे। तो ये 4 अलग अलग कमीशन है। अगले सवाल पर चलते हैं जो कि 9 नंबर का है। Where was the first session of Constituent Assembly held? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। देखिए अब अगर बात करेंगे तो दिल्ली दिल्ली है, लेकिन बंबई जो है वो मुंबई हो चुका है, कलकत्ता कोलकाता हो चुका है, मद्रास अब आपका तमिलनाडु हो चुका है। लेकिन ये सवाल जिस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है उस समय यही नाम थे, इसीलिए हमने इन्हीं नामों को रखा गया। क्लेरिफाई कर दिया आपको कि बॉम्बे मुंबई, कलकत्ता कोलकाता और आपका जो मद्रास है ये आजकल तमिलनाडु का राज्य और तमिलनाडु राज्य का जो राजधानी जिसे चेन्नई कहा जाता है, तो स्पेसिफिक जो मद्रास है वो चेन्नई बन चुका है। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है कि तब तक राजधानी दिल्ली हो चुकी थी। तो इस तरह की जो सारी कवायद होनी है वो सारी की सारी कवायद कहां पर होंगी? वो दिल्ली में होंगी। इसीलिए संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिल्ली में, और दिल्ली का वही संसद भवन जिसे आजकल कहा जाता है वहीं पर इस अधिवेशन को किया गया था। अगले सवाल पर आते हैं जो कि 10 नंबर का सवाल है, और सवाल आपके सामने है कि हु डिजाइन्ड द नेशनल फ्लैग, यानी कि राष्ट्र ध्वज को किसके द्वारा डिजाइन किया गया या बनाया गया? पिंगली वेंकैया, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए राष्ट्र ध्वज अभी अगर हम लोग बात करें तो ज्यादा नहीं, लास्ट ईयर पिंगली वेंकैया साहब का डेथ हुआ है। तो जो राष्ट्र ध्वज वर्तमान समय में हम लोग देखते हैं, फहराते हैं, जिसे देखने के बाद और जनगण मन के गीत के साथ जो शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं, अपने देश के प्रति जो प्यार है, जो एक कहीं ना कहीं सम्मान है, वो जो दिखाई पड़ता है। और ध्वज को देखने के बाद तो एक अजीब सा उत्साह दिखाई पड़ता है। उस ध्वज को डिजाइन किया था हमारे पिंगले वेंकैया साहब ने, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्र ध्वज का डिजाइन किसने किया था? पिंगले वेंकैया साहब ने, जो वर्तमान समय में है। ठीक, चलिए साहब, तो ये आज के हम लोगों के सवाल थे जिस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अगली मुलाकात अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। इन्फो कैप्सूल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम आपके सामने लाइव क्लास भी कंडक्ट कर सके। फिलहाल अगली मुलाकात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।